मेरा नाम डॉक्टर आसिफ है और मेरी स्पेशलाइजेशन डायरेक्टली मेडिसिनल प्लांट तो नहीं है लेकिन इकोलॉजी है। तो आपने अभी तक काफ़ी नंबर्स और फिगर्स सुने होंगे मेडिसिनल प्लांट के। तो बेसिक उसका है कि प्लांट कैसे ग्रो होगा और कहाँ ग्रो होगा और कितना ग्रो होगा। तो उसी पे मेरा टॉपिक है, जो भी हमारा रिसोर्स है उसको कैसे एसेस करना। एसेस करना मीन्स कितना है हमारे पास और हम कितना हार्वेस्ट कर सकते हैं। और हम ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम सारा हार्वेस्ट करके ओवर एक्सप्लॉयटेशन करें। हार्वेस्टिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो सस्टेनेबल चले, जो हमारे लिए भी हो और जो हमारे आने वाली जनरेशन हो उनके लिए भी चलती है। और जो भी पॉलिसी मेकिंग होती है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ कि हमारे पास कितना रिसोर्स अवेलेबल है। तो उसके बेसिक जो अंदाज है वो हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज आपके साथ। सबसे पहला है कि बायोडाइवर्सिटी क्या चीज है। जो भी जिंदा चीज है, जितनी भी उसमें वेरिएबिलिटी है और वेरिएशन है, चाहे वो धरती पर रहे, जमीन पर रहे, चाहे वो पानी में रहे, चाहे वो शिफ्ट करता रहे पानी और जमीन के बीच में, तो उसको बोलते हैं हम बायोडाइवर्सिटी। और यूजुअली 3 लेवल्स है बायोडाइवर्सिटी के। पहली है स्पीसीज डाइवर्सिटी, कि एक जगह पे कितनी स्पीसीज होती है, उनका नंबर क्या होगा और किस टाइप के होंगे। दूसरी है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी मीन्स कि एक स्पीसीज में कितना जीन पूल आपके पास है। फॉर एग्जांपल आपके पास एप्पल है, वो एक ही स्पीसीज है लेकिन उसमें आप बहुत सारा जेनेटिक पूल देखेंगे, उसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। और तीसरा जो है वो है इकोलॉजी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, कि जो बड़े एक एरिया में कितनी डाइवर्सिटी है जहां एनर्जी फ्लो हो और ट्रॉपिक लेवल जो होते हैं वो आ जाए, और जो बड़ा वाला एरिया हो। अब हम इस चीज को मेजर क्या करते हैं और क्यों करते हैं। बायोडाइवर्सिटी मेजर के लिए मेन चीज हमें पता चलती है वहां की स्पीसीज रिचनेस क्या है। और मेनली हम करते हैं 3 चीजें स्टडी। एक होती है अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा और गामा। अल्फा मीन्स जो हमारा एक छोटा सा एरिया हो, मान लो हमारे पास कश्मीर हिमालयाज है, अगर हम इसकी डाइवर्सिटी स्टडी करें तो वो बनेगी अल्फा। और बीटा मीन्स जब हम थोड़ा सा रेंज बड़ा कर लेंगे, मान लो आप पूरा हिमालयाज कर ले या इंडियन हिमालयन रीजन पूरा कर ले तो वो बीटा हो गया। गामा हो गया जब हम पूरा सिस्टम ही पढ़ ले, एक मान लो पूरा फॉरेस्ट सिस्टम पढ़ ले या पूरा डेजर्ट सिस्टम पढ़ ले, थोड़ा सा लेवल हाई है। तो असेसमेंट में हम बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट क्या क्या पढ़ते हैं, उसमें मेनली हम पढ़ते हैं कितना किसी चीज का क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कलेक्शन कितना है। हम मेडिसिनल प्लांट में मेनली पढ़ते हैं डॉक्यूमेंट स्पीसीज करते हैं, स्पीसीज रिचनेस कितनी है और उनकी जो एक तो है नंबर कितना है और हर नंबर कितना है, उसको बोलते हैं हम अबंडेंस। दूसरा है जब हमारे पास स्पीसीज आ गई, उसमें कौन सी रेयर है, कौन सी एंडेंजर्ड है और कौन सी स्पीसीज कितनी है। और फिर हम देखते हैं इकोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या हो रही है, चाहे टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे स्पीसीज को क्या हो रहा है, रेनफॉल कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है उससे स्पीसीज को क्या क्या हो रहा है। और तीसरा अल्टीमेटली हम एक पॉलिसी फ्रेम कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए। अब कुदरत का नियम है, कोई भी इंडिविजुअल अकेले सर्वाइव नहीं करता है, या तो वो किसी पॉपुलेशन में सर्वाइव करेगा या कम्युनिटी में या इकोसिस्टम में। तो 3 चीजों को हम स्टडी करेंगे। पहला है पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी में हम सिर्फ एक टाइप की इंडिविजुअल्स, एक टाइप के स्पीसीज को स्टडी करते हैं। उसमें देखते हैं हम कितना ये एग्रेशन किस तरफ से ये बढ़ रही है ये स्पीसीज और इनकी आपस में क्या इंटरडिपेंडेंसी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए पॉपुलेशन होती क्या है। तो पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑक्यूपाइंग ए पर्टिकुलर एरिया एट अ स्पेसिफिक टाइम। ये चीजें जरूरी है किसी भी पॉपुलेशन के लिए। अब कुछ इकोलॉजिस्ट के लिए हमने जब बोला कि एक ही नंबर स्पीसीज होना चाहिए, लेकिन आधे इकोलॉजिस्ट बोलते हैं नहीं, अगर और भी स्पीसीज होंगी तो कोई चक्कर नहीं। वो स्पीसीज को बोलते हैं, पॉपुलेशन को बोलते हैं कि 2 टाइप की है, एक है मोनोस्पेसिफिक
जिसमें कंप्लीटली एक ही स्पीसीज हो, और है पॉलीस्पेसिफिक जिसमें दूसरी हो सकती है लेकिन 80% जो होगी वो एक ही होगी, वो उसको भी पॉपुलेशन बोलते हैं। और पॉपुलेशन इकोलॉजी में जब भी हम किसी स्पीसीज के पढ़ते हैं, तीन चीजें पढ़ते हैं कि पॉपुलेशन क्या है, इसके कैरेक्टर्स क्या है। दूसरा पढ़ते हैं पॉपुलेशन डायनेमिक्स क्या है, कि ये पॉपुलेशन जो बढ़ रही है ये किस हिसाब से बढ़ रही है। तीसरा पढ़ रहे हैं रेगुलेट, ये खुद को कैसे रेगुलेट कर रही है, क्या हो रहा है कि कम हो रही है, क्या हो रहा है कि बढ़ रही है, वो कैसे रेगुलेट कर रही है, किन फैक्टर्स पर रेगुलेट कर रही है। जो भी कोई स्पीसीज है, कोई भी, चाहे प्लांट स्पीसीज, चाहे वो मेडिसिनल हो या नॉन मेडिसिनल, उसके 6 कैरेक्टर्स होंगे। ये 6 कैरेक्टर्स जरूरी होते हैं। ये किसी इंडिविजुअल के नहीं होंगे, ये तभी होंगे जब वो ग्रुप में होगी। पहला है उसका एक साइज और डेंसिटी होगी, पर्टिकुलर साइज ही होगा, पर्टिकुलर डेंसिटी होगा। दूसरा होगा उनका डिस्पर्शन, डिस्पर्शन मीन्स उनका फैलाव कैसे है कहीं भी जगह। तीसरा है उनका एज स्ट्रक्चर कैसा होगा, छोटे कितने होंगे, जवान कितने होंगे और बूढ़े कितने होंगे, उनका एक पैटर्न होता है। चौथा है नाइटैलिटी, नाइटैलिटी हम ह्यूमन में मान लो आप बर्थ रेट है। और पांचवा है मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी मान लो आप डेथ रेट, जैसे ह्यूमन में डेथ रेट होता है। और छठा है लाइफ टेबल, ये मैं आगे लूंगा। पहला है पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं सर, जो जितने भी फैक्टर्स हैं इसमें सर माइग्रेशंस का भी कोई रोल मैं बोलूं वो पॉपुलेशन वो है ना, डिस्पर्शन भी होगा, और वो रेगुलेट कैसे करता है खुद को, दोनों है। साइज होता है जनरली टोटल नंबर क्या है किसी भी पॉपुलेशन का, डेंसिटी होगा पर यूनिट एरिया। अब स्पीसीज अगर छोटी है तो वो जैसे मान लो आपका हर्ब है, आपकी छोटी हर्ब है, तो वो 1/1 में ही आपका होगा डेंसिटी, या टोटल पॉपुलेशन जो होगी। हो सकता है किसी लॉग, एक जो सड़ा हुआ लॉग होता है किसी ट्री का, उसमें पूरी पॉपुलेशन होती है। और कई बार जो बड़े पेड़ होते हैं हम बोलते हैं इतने हेक्टेयर्स है जी। अगर हम देखें स्पीसीज एग्जांपल के लिए, लार्ज 500 ट्री पर हेक्टेयर, और स्मॉल एक एग्जांपल ले लाइक अलगी, वो होते हैं 2 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक ऑफ वाटर। ये तो हो गए नंबर। डेंसिटी होता है पर यूनिट, वो मैंने बोल दिया था। अब डेंसिटी भी इकोलॉजी के हिसाब से 2 टाइप की है। फॉर एग्जांपल, आप जब इस बिल्डिंग के बाहर हो, आप आपस में बात कर रहे हो कि हम इस बिल्डिंग में 50 लोग हैं या 30 लोग हैं हम इस बिल्डिंग में, तो मतलब है कि पूरी बिल्डिंग में 30 है। आपके पास जो टोटल स्पेस अवेलेबल है वो पूरी बिल्डिंग है, लेकिन हम 30 की 30 सारे इस कमरे में हैं। ये जो मैंने बोला पूरी बिल्डिंग है, टोटल स्पेस अवेलेबल है, उसको हम क्रू डेंसिटी बोलते हैं। लेकिन हमारा पर्टिकुलर हैबिटेट, जहां हमें काम है, जहां हम रह रहे, वो एक कमरा है, अब सारे लोग इसी में हैं, तो वो हमारा बनेगा इकोलॉजिकल डेंसिटी। ठीक है। अब दूसरा जो कैरेक्टर है वो पॉपुलेशन डिस्पर्शन है। बेसिकली जब हम रह रहे हैं तो हमारे कुछ बायोटिक फैक्टर्स है और एबायोटिक फैक्टर्स है जो हमारे डिस्पर्शन को रोकते हैं यूजुअली। तो आपको मैं ये फिगर से समझा दूंगा। जैसे ये वाला कोई भी स्पीसीज जो आप प्लांट करोगे, चाहे आप मेडिसिनल प्लांट का करोगे या पॉपुलर का करो, आप यूजुअली इसको फॉलो करते हो। हम हर स्पीसीज को पर्टिकुलर स्पेसिफिक विड्थ देते हैं और ब्रेड्थ देते हैं, वहां प्लांट करते हैं, तो ये यूनिफॉर्म सिस्टम कहलाता है। लेकिन ये आर्टिफिशियल सिस्टम में होता है, नेचर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा। ठीक है। दूसरा सिस्टम है रैंडम। यहाँ इंडिविजुअल जो होगा वो एक दूसरे से रैंडम है, कोई पैटर्न नहीं होगा। ये भी हम यूजुअली आर्टिफिशियल सिस्टम होता है, जहां प्लांटेशन करते हैं यूजुअली वही होता है। तीसरा है क्लम्प। एक ग्रुप होगा जो एक ही जगह रहेगा, कोई फैक्टर होगा, या तो वो फैमिली होगी या तो कुछ एबायोटिक फैक्टर्स ऐसे होंगे कि वो उस ग्रुप वो उस जगह से बाहर नहीं निकलना चाहते, तो वो एक ही जगह क्लम्प हो जाते हैं। और नेचर इस वाली पॉपुलेशन में ज्यादा ये रहते हैं, जो भी नेचुरल सिस्टम से वो ज्यादातर क्लम्प डिस्पर्शन में रहते हैं। अगला जो सिस्टम है वो है, अगला जो कैरेक्टर है वो है एज स्ट्रक्चर। जैसे ह्यूमंस में हम बोलते हैं माइनर्स इतने हैं, जवान इतने हैं, मेजर ऐसे है, या आर किसी एज ग्रुप बनाते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। ऐसी इकोलॉजी में 3 ही कैरेक्टर एज स्ट्रक्चर है। एक है यंग जो प्री रिप्रोडक्शन होगा, दूसरा है जब रिप्रोडक्शन होगी, तीसरा स्टेज है जब रिप्रोडक्शन के बाद वाला स्टेज होगा। 3 स्टेजेस है, रिप्रोडक्टिव और
पोस्ट प्रोडक्टिव। जब हम इसको एक ग्राफिक या जियोमेट्रिक उसमें डालेंगे, ग्राफ साइड डालेंगे कि हर एज स्ट्रक्चर में या हर एक स्टेज में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, तो यूजुअली 3 बनते हैं, 3 पिरामिड बनते हैं ऐसे। यंग अगर ऐसा बनेगा कि प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, हर स्टेज कम कम हो रही है, जो छोटे बच्चे ज्यादा है, यंग कम है, फिर बूढ़े जो है वो और कम है, उस पॉपुलेशन को हम यंग बोलते हैं, यंग पॉपुलेशन। तो ऐसा बनेगा एक पिरामिड। और अगर बैलेंस होगा, इसमें पोस्ट प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव लगभग एक ही साइज के होंगे, तो हम इस पॉपुलेशन को स्टेबल बोलते हैं। और एक स्टेज आती है जहां जो अगली जो स्टेज आने वाली होती है, जो इनिशियल स्टेज आने वाली है प्री रिप्रोडक्टिव, वो कम होते हैं और हम बोलते हैं ये डिक्लाइन है, ये आगे कम कम होते जाएंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर के 3 कैटेगरी है। अब है नैटेलिटी। नैटेलिटी ब्रॉड सेंस में कवरिंग द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। नए इंडिविजुअल जो आ रहे हैं वो किस हिसाब से आ रहे हैं, तो ह्यूमंस में हम इसी को बोलते हैं बर्थ रेट। तो नैटेलिटी रेट में बी एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस पर फीमेल पर यूनिट टाइम, कि एक फीमेल कितने नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती है। और वो ऑफस्प्रिंग जो हो सकता है वो फ्यूजन भी हो सकता है, वो बॉर्न भी हो सकता है, वो हैच भी हो सकता है, वो सीड होगा तो वो जर्मिनेट भी हो सकता है। ठीक है, तो एक इसके भी टाइप्स है। मैक्सिमम नैटेलिटी, इनके एक इंडिविजुअल मैक्सिमम कितने प्रोड्यूस कर सकता है, अगर कोई भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, उसके पास स्पेस अवेलेबल है, कोई कंपटीशन नहीं है और फूड भी है और न्यूट्रिएंट है, वो मैक्सिमम कितना रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसको बोलते हैं मैक्सिमम नैटेलिटी। लेकिन इकोलॉजी में होती है कुछ फैक्टर्स ऐसे आते हैं जो उसको लिमिट करते हैं पर्टिकुलर रेंज तक, जहां तक वो कर सकता है प्रोड्यूस, उसको बोलते हैं हम इकोलॉजिकल नैटेलिटी है, या उसको हम फेकंडिटी रेट ही होता है बेसिकली। It's a constant for a given population. It is a theoretical maximum production of new individuals under the ideal condition. Ecological limiting factors, production is limited only to physiological factors. This is constant for a Sir, we use this population. fecundity rate in the medicinal plants as well, like. हाँ, किसी भी पॉपुलेशन के लिए Okay, sir. जब आप डालेंगे सीड, फिर वो कितना कर सकता है, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं फर्टिलिटी रेट। और रेट ऑफ फीमेल कितना प्रोड्यूस कर सकती है अपने लाइफ टाइम में, वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला है कि वो एक टाइम पे कितने नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है, उसको बोलते हैं क्लच साइज। जैसे ह्यूमंस में 1 या 2 होगा, लेकिन प्लांट्स में बहुत ज्यादा होता है ये। और दूसरा है जो ये रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ये 2 स्टेजेस में कितना टाइम है, कितना गैप ऑफ टाइम है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो कि पहली बार रिप्रोडक्शन में कब कर सकता है। ऐसी है जैसे हम मोर्टेलिटी नैटेलिटी में बोलते थे मैक्सिमम कितना रिप्रोड्यूस कर सकता है, मोर्टेलिटी में कि मिनिमम कितने लोग मरेंगे, मिनिमम कितनी डेथ हो रही है किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी स्पीसीज में या किसी भी पॉपुलेशन में। तो वहाँ मिनिमम मैक्सिमम नैटेलिटी है, यहाँ मिनिमम ये होगा, वहाँ इकोलॉजिकल समझे जितने रियलिटी में हो रहे हैं। हाँ, और एक बात है किसी भी पॉपुलेशन में नए इंडिविजुअल कितने हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होता है, ना कि कितने मार रहे हैं। और जब हम इसको एक ग्राफ में डालेंगे, बर्थ और डेथ रेशियो को एक ग्राफ में डालेंगे, उसको बोलते हैं वाइटल इंडेक्स। और हम एक कर्व बनाते हैं, 3 कर्वे बनती है नॉर्मली सर्वाइवलशिप की। अगर आप देखेंगे पहली टाइप की कर्व ऐसी होती है जिसमें जब इनिशियल होता है किसी भी स्पीसीज का, उस टाइम डेथ्स कम होती है, लेकिन एक स्टेज आएगा फिर एकदम ही डेथ स्टार्ट हो जाएंगी और एकदम ही सारी पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाती है। जैसे कि ह्यूमंस में आप देखो 40 तक बहुत कम डेथ होती है, और 40-60 क्रॉस हुआ फिर एकदम ही सारी पॉपुलेशन, सारी जनरेशन मर जाती है। जैसे हम अगले 100 साल में हम में से कोई जिंदा नहीं होगा। कुछ स्पीसीज है जो हर साल लगभग कांस्टेंट ये होती है, डेथ्स होती है, उसमें वो स्टेज जो है वो कांस्टेंट रहती है। और कुछ स्पीसीज जैसे ट्रीज में या प्लांट्स में होता है, उसमें अगर आप सीड डालोगे एकदम ही वो सारा जर्मिनेट होगा, लेकिन आप एक ही साल बाद देखोगे ग्राफ एकदम नीचे होगा।
फिर वह जो लास्ट तक सर्वाइव करेगा वो पूरी लाइफ सर्वाइव करेगा मोस्टली। तो इसको बोलते हैं टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 सर्वाइव। इसमें एक टर्म आती है बायोटिक पोटेंशियल, कि नेचुरल पोटेंशियल कितना है किसी भी स्पीसीज का ग्रो होने का, अगर आपके पास अबंडेंट स्पेस हो, फूड हो और कंपटीशन ना हो। लेकिन कुछ रेजिस्टेंसेस आते हैं इसके पास, जिसको हम एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे किसी भी पॉपुलेशन में आग लग गई, वो पॉपुलेशन सारी खत्म हो गई, या कोई बीमारी आ गई, या कुछ ऐसा हो गया कि वहां रेजिस्ट करते हैं इस बायोटिक पोटेंशियल को मैक्सिमम तक पहुंचने में। वो जो पोटेंशियल है, आपने एक टर्म सुनी होगी, चलो उसको आगे करेंगे डिस्कस। पहला आता है लाइफ टेबल। जब ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई ना, पीछे जो हमने डिस्कस की, इसको हम एक ही जगह एक ही टेबल में लाते हैं कि हर एज ग्रुप में कितने स्पीसीज है, कितने इंडिविजुअल्स है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, और कितने अगले स्टेज में जा रहे हैं। जब इसको हम एक ही जगह सारी लाते, उसको बोलते हैं लाइफ टेबल। और इसी पे हम बना सकते हैं अपना नेट रिप्रोडक्टिव रेट क्या चलता है किसी भी स्पीसीज का। ठीक है। अब है कि ये जो पॉपुलेशन डायनेमिक्स है, ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये किस हिसाब से बढ़ रही है। हम स्टडी करते हैं यूजुअली 3 मेथड से। या तो हम कोई मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हैं यहाँ पर, या तो लैब में देखते हैं हम, या तो फील्ड में जाके डायरेक्टली। मैथमेटिकल इक्वेशन जो होती है ना, मॉडल्स जिनको बोलते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। या तो आप पहली इक्वेशन बनाओगे कि आप बोलोगे कि हमारे पास इतना स्पेस अवेलेबल है, इतना टाइम है, इतना फूड है, तो ये स्पीसीज कैसे बिहेव करेगी। तो पहली हम इक्वेशन बना देते हैं और उस इक्वेशन को फिर ट्राई करते हैं रियल पॉपुलेशन के साथ, ये मैच खा रही है, कितने % मैच खा रही है। दूसरा आता है सिमुलेशन मॉडल। दूसरा जो रियल पॉपुलेशन में हो रहा है, मान लो एक स्पीसीज के हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उसका एरिया, स्पेस कम कर रहे हैं या फूड कम कर रहे हैं, और उस स्पीसीज के साथ क्या हो रहा है, ये सारे सिमुलेशन जब करते हैं, इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस स्पीसीज का फ्यूचर कैसे होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसको क्या होगा। ठीक है। लैब में बताइए आपको, लैब में सिंपल लैब एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, और अल्टीमेटली फील्ड वाला जो होता है वो थोड़ा टफ है। हम रियल फील्ड में जाके किसी भी पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं। अब मान लो हम एक एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल है मैथमेटिकल इक्वेशन की। एक स्पीसीज मान लो कोई है जो 2 इंडिविजुअल से और 2 इंडिविजुअल आ रहे हैं, मीन्स 2 के 4 बन रहे हैं, 4 के 6 बन रहे हैं, 6 के 8 बन रहे हैं। एक तो ये भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है 2 के 4 बनेंगे, 4 के 8 बनेंगे। तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। लेकिन ये किसी भी पॉपुलेशन में नहीं होता है। वहां एक लिमिट होता है जिसको हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, किसी भी एनवायरनमेंट की जहां तक वो लिमिट कर सकता है, फिर उसके बाद वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो कैरिंग कैपेसिटी को हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एन एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट विदाउट सिग्निफिकेंटली नेगेट द इंपैक्ट्स ऑफ द गिवन ऑर्गेनिज्म ऑन इट्स एनवायरनमेंट। अब रेगुलेशन ऑफ द पॉपुलेशन कैसी होती है। कोई भी पॉपुलेशन 2 चीजों से बढ़ेगी, 2 चीजों से कम होगी। या बढ़ेगी इस हिसाब से कि बर्थ रेट ज्यादा हो रहा है, या तो बाहर से लोग आ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन बढ़ने के इफेक्ट्स। और दूसरा है कि पॉपुलेशन कम हो रही है किससे, या तो डेथ हो रही है, या तो लोग इस पॉपुलेशन से बाहर जा रहे हैं। ठीक है। तो ये क्रैब ने एक इमेज दी थी कि पॉपुलेशन जब इमिग्रेट हो रहे हैं और बर्थ हो रहे तो बढ़ेगी, और पॉपुलेशन डेथ होगी तो इमिग्रेट होगी तो कम होगी। हाँ, अब ये जो फैक्टर्स है जिससे ये कम हो रही है या बढ़ रही है, ये 2 टाइप के होते हैं। एक होती है डेंसिटी डिपेंडेंट। डेंसिटी डिपेंडेंट मीन जो इसका अपना फैक्टर्स होंगे कि ये खुद इतना बढ़ रही है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। और कुछ होते हैं कि जो इसके हाथ में कुछ नहीं है, बाहर से ही कुछ आ रहा है, फॉर एग्जांपल कोई बीमारी आ गई या ऐसा कुछ आग लग गई, वो सारी पॉपुलेशन का जो इस पे खुद पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर ये खुद पे डिपेंडेंट नहीं है तो उसको डेंसिटी इंडिपेंडेंट बोलते हैं, अगर खुद पे ही डिपेंडेंट है तो डेंसिटी डिपेंडेंट। और कुछ इंटरेक्शंस होते हैं आपस में स्पीसीज के, कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं और कुछ कोई इंपैक्ट नहीं कर सकते। कुछ हो सकता है एक का पॉजिटिव होगा और दूसरे का नेगेटिव होगा।
ये तो थी पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स। जब एक साथ एक या दो पॉपुलेशन रहने लग गए, हम उसको बोलते हैं कम्युनिटी। ठीक है, वहां थे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एक ही स्पीसीज के। यहाँ आएंगे, फिर नेचर में ऐसा होता है कि काफी स्पीसीज आएंगी, एक साथ रहने स्टार्ट करेंगी, तब हम बोलते हैं कि ये उसकी कम्युनिटी बन गई या बायोटिक कम्युनिटी बनेगी। और जब हम उसको स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं हम कम्युनिटी इकोलॉजी। और इसमें मेनली आते हैं तीन चीजें। एक तो स्ट्रक्चर, आपने बाहर आप चल रहे हो और सामने देख रहे हो पूरा कॉनिफरस फॉरेस्ट है, तो आपके हिसाब से उसका स्ट्रक्चर जो है वो कॉनिफरस फॉरेस्ट है, या ब्रॉडली भी हो सकता है या ग्रासलैंड हो सकता है, जो आप दूर से ही देखो कि क्या है। ठीक है, दूसरा होगी इसकी क्लासिफिकेशन कैसी होगी, तीसरा होगा ये बढ़ कैसे रही है आगे। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम जो कम्युनिटी है या बायोटिक कम्युनिटी है, उसमें सिर्फ बायोटिक फैक्टर्स होंगे। अगर उसमें एबायोटिक फैक्टर होगा तो वो बनेगा इकोसिस्टम। और कुछ कैरेक्टर्स किसी भी कम्युनिटी के हैं। पहला है स्पीसीज डाइवर्सिटी, कि इस कम्युनिटी में कितने नंबर ऑफ स्पीसीज हो सकते हैं, चाहे वो ग्लोबल लेवल पे हो या रीजनल लेवल पे हो या किसी लोकल लेवल पे हो। हाँ, दूसरा होता है इसका ग्रोथ फॉर्म और स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर मैंने बोल दिया आपको, जो आप दूर से देखो और आपको कैसे दिखेगा। ग्रोथ फॉर्म होगा, वो ट्री भी हो सकता है, वो श्रब भी हो सकता है, और वो ग्रास भी हो सकता है। और इसके बेस पे इसकी दो क्लासिफिकेशन होती है। एक बनेगी जो आपकी वर्टिकल बनेगी, मान लो आप यहाँ से ट्रैवल कर रहे हो गुलमर्ग तक, तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ फॉर्म दिखेंगे। पहले आपको कॉनिफर दिखेगा, फिर हो सकता है हॉर्टिकल्चर दिखे, फिर लास्ट में आप कॉनिफर देखेंगे। तो ये वर्टिकल जोनेशन है, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल जोनेशन। वर्टिकल जोनेशन आप देखोगे कोई बड़ा ट्री होगा, उसके नीचे छोटा ट्री होगा, फिर श्रब हो सकती है कुछ, फिर हर्ब भी हो सकती है। और एक कैरेक्टर है किसी भी कम्युनिटी का कि वहां कोई ना कोई डोमिनेंस होता है, कोई ना कोई स्पीसीज ऐसी होगी जिसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा उस कम्युनिटी में, उसको हम उसका डोमिनेंट स्पीसीज बोलते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल है, अगर आप, हम इस टाइम है वेस्टर्न हिमालयाज में, अगर आप ईस्टर्न हिमालयाज में देखो ना, सेम ऑल्टीट्यूड पे सेम देखोगे कि वहां स्पीसीज डिफरेंट होगी। वो है जोनेशन का इफेक्ट। और एक ये है कि कोई भी स्पीसीज जो है कम्युनिटी में वो स्टैटिक नहीं है, वो कुछ ना कुछ कर रही है। वो या तो वो जैसे आप फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है हमारे रीजन के लिए, जब यहाँ लैंडस्लाइड होता है ना मोस्टली, तो जो पहले सबसे पहले आते हैं वो ग्रासेस आते हैं, ग्रासेस आते हैं। फिर वो ग्रासेस अपने लिए कंडीशंस हार्मफुल बनाते हैं, वो किसी और स्पीसीज के लिए कंडीशंस अच्छे बनाते हैं, और वहां कोई डिफरेंट स्पीसीज आ जाती है। और लास्ट में एक ट्री स्पीसीज आता है जिसको हम पाइनस वालीचैना बोलते हैं, क्योंकि वो उसको चाहिए लाइट, वहां होती है लाइट, और उसको चाहिए टफ कंडीशंस जहां वो सर्वाइव करता है। लेकिन जब वो खुद वहां सर्वाइव करता है, वो कैनोपी डेंस करता है, फिर वो अपने लिए कंडीशंस हार्मफुल बनाता है, उसका सीड जर्मिनेट ही नहीं होता है। फिर वहां वो रिप्लेस करता है खुद को, कोई और स्पीसीज जिसको शेड पसंद होता है वो आ जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, जो एक स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज को रिप्लेस करे विद द टाइम, इसको बोलते हैं सक्सेशन। So how much time it will take? So it takes hundreds of years. Hundreds of years. अब कोई कैरेक्टर जो हम स्टडी करते हैं, अगर आप फील्ड जाओगे और डायरेक्टली कोई स्पीसीज से कोई इंफॉर्मेशन लेते हो, तो उसको बोलते हैं एनालिटिकल। हाँ, और वहां से हम कुछ सिंथेसाइज करेंगे, उसको बोलते हैं हम सिंथेटिकल कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, आप जाओगे डायरेक्टली फील्ड में, आप नंबर गिनोगे, इस प्लांट स्पीसीज के इतना नंबर है, वहां से आपको मिलेगा वहां की डेंसिटी, उससे आप निकाल सकते हो कि यहाँ पर कौन सा ट्री ग्रो हो सकता है और कितना क्वांटिटी में हो सकता है, कौन यहाँ डोमिनेंस कर सकती है। किसी भी फील्ड में जाने के लिए आपको मोस्टली जो है ना, सबसे पहले आपको बोला जाए कि आपको कश्मीर हिमालयाज में पर्टिकुलर स्पीसीज पे काम करना है फॉर एग्जांपल, तो आप पूरे कश्मीर नहीं घूम सकते, तो आपका जो होगा वो सैंपलिंग मेथड यूज करना होगा। फॉर एग्जांपल
जो हम मोस्टली यूज करते हैं, हम या तो क्वाड्रेट सिस्टम करते हैं या ट्रांजिट करते हैं। क्वाड्रेट होता है एक छोटे साइज का एक प्लॉट लेना जो आप रिपीटेडली स्टडी करे और आप किसी भी एरिया की पूरी बायोडाइवर्सिटी और या पूरे जो भी आपको चाहिए वो ले सकते हैं। क्वाड्रेट ट्रांजिट होता है अगर आपके पास होमोजीनियस एरिया है। क्वाड्रेट के लिए जरूरी है कि आपका एरिया जो है सिमिलर होना चाहिए। ट्रांजिट में होगा ऐसा कि आप वॉक करोगे और आपकी स्पीसीज फॉर एग्जांपल मूव कर रही है, जैसे कोई बर्ड है, बटरफ्लाई है या कुछ और है, वो मूव कर रही है, वो एक जगह अगर आप प्लॉट है वहां नहीं रुकेगी, तब आपको ट्रांजिट ही डालना है। ट्रांजिट वॉक करना है और देखना है क्या क्या हो रहा है। ठीक है, इसको मैं जो क्वाड्रेट सिस्टम हमारे यहाँ मोस्टली यही यूज होता है, जो मेडिसिनल प्लांट के लिए होगा तो यही यूज होगा। तो इसके भी डिफरेंट टाइप्स है। सबसे पहला है अगर आपके पास होमोजीनियस फॉरेस्ट है और आप किसी पर्टिकुलर स्पीसीज पे काम करना चाहते हो, अगर वो होमोजीनियस है तब आप रैंडमली जा सकते हो उस फील्ड में, वहाँ उस एरिया में, और छोटे प्लॉट के डाल सकते हो और उनमें स्टडी कर सकते हो। ठीक है, और आप नोट कर सकते हो कौन सी स्पीसीज कितनी अवेलेबल है वहां पर। तो आप सिंपली जाना है, मान लो ये आपका एरिया है, सिंपली जहां फीजिबल अगर ये होमोजीनियस है तब, और रैंडमली प्लॉट डाल सकते हो और वहां स्टडी कर सकते हो उस प्लांट स्पीसीज के बारे में। दूसरा है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। यहां मान लो आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज है, मान लो कॉनिफरस फॉरेस्ट है हमारा, वहां देवदार है, वहां पाइन है, वहां फॉर स्प्रूस है। तो आपके पास 3 स्ट्रेटा बनेंगे पहले, एक पाइन का अलग बनेगा, देवदार का अलग बनेगा, फॉर स्प्रूस का अलग बनेगा। फिर आपको तीनों जगह जाना है, उसमें अलग से रैंडमली, मान लो इसमें 3 बनाए, एक ये, एक 4 बनाए, 1 2 3 और 4, चारों जगह जाओगे अलग अलग, और अलग अलग से रैंडमली प्लॉट डालोगे, तब बनेगा वो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। तीसरा है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। अब ऐसा होता है कि कई बार हम भी बयास हो जाते हैं या स्टूडेंट को ले जाते हैं, हम देखते हैं रोड कहाँ इजीली होगा अवेलेबल, बस हम वही जाते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, हर 400 मीटर या हर 500 मीटर बाद एक प्लॉट होगा, वो फिक्स होगा, चाहे वो कहीं भी डाले। वहाँ एक सिस्टम होगा कि हर दूसरा प्लॉट 500 मीटर के बाद होगा, तो एक सिस्टम बन जाएगा। तो ये कर सकते हैं। दूसरा है वो स्ट्रैटिफाइड भी है, फिर वो अंडर सिस्टमैटिक भी है। पहले आपको अलग से स्ट्रैटा बनाना है, जो भी डिफरेंट हेट्रोजीनियस कंडीशंस होंगी, फिर इन हेट्रोजीनियस कंडीशन में आपको पर्टिकुलर कोई सिस्टम अप्लाई करना है, हर 200 मीटर बाद या हर 500 मीटर बाद एक एक प्लॉट होगा और वो कंटिन्यू रहेगा। चौथा है क्लस्टर सैंपलिंग। अब ऐसा होता है कई बार, मान लो फॉर एग्जांपल हमें एसटी पॉपुलेशन की स्टडी करनी है कश्मीर में, तो हमें पहले कंफर्म करना है किस क्लस्टर में एसटी पॉपुलेशन है। मान लो फॉर एग्जांपल गांधरबल में कंगन है, फिर हमें और गांधरबल स्टडी करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट जाना है कंगन। गांधरबल में डायरेक्ट कंगन जाओ और वहां स्टडी करो। पहले इसको बोलते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। पहले बाकी क्लस्टर छोड़ दो, सीधे वही वाला टारगेट करो और वही वाला ये कर सकते हो। तीसरा है 2 स्टेज सैंपलिंग। अब ऐसा होता है पहले आपने एसटी पॉपुलेशन देखनी है, फिर एसटी में से फीमेल देखनी है या मेल देखनी है, या गुज्जर देखनी है पर्टिकुलर एक कम्युनिटी। फिर आप पहले कंगन जाओगे, कंगन में भी जाओगे किस साइड गुज्जर होते हैं जी, तो 2 टाइप की क्लस्टरिंग होगी, फिर 2 स्टेज की। सर इन केस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स वी हैव अ वेरी वास्ट एरिया लाइक फॉरेस्ट सर, हमें कोई मेडिसिनल प्लांट कलेक्ट करना है, फॉर दैट सर वी डोंट नो कि इस फॉरेस्ट में किस जगह पे मेडिसिनल प्लांट है। उसके लिए और एक चीज होती है, फिर वो थोड़ा सा मैं ज्यादा उसको टच नहीं करूंगा, उसमें रिमोट सेंसिंग होती है। रिमोट सेंसिंग होती है सर, इसमें मेडिसिन मैंने वो लेकिन टच नहीं की सर। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आप बता रहे हैं ना कि हम ऑफन इसमें बायस आ सकता है कि मतलब जब टेक्सोनोमिस्ट जाते हैं और फिर वो वही रोड्स लेंगे, मतलब ये ह्यूमन नेचर है। तो हम भी, जैसे मैं एक एग्रीकल्चरल इंजीनियर हूँ, तो हम वी वर डूइंग अ स्टडी ऑन ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग। तो हम ग्लेशियर्स की एक सर्वे कर रहे थे, लेकिन वो इनएक्सेसिबल है, तो हम एक्चुअल में गए नहीं, दूर से ही देख के किया, तो वो एक्चुअल नहीं होता। हम हिमालयन रीजन जो भी है, इसमें बहुत हाई पीक्स भी है जो इनएक्सेसिबल है इन दैट के, और स्नो कवर्ड भी होते हैं, तो
बट उस उधर भी बायोडाइवर्सिटी होगी, तो उसके लिए क्या करते हैं टेक्सोनोमिस्ट या जो? फिर वहाँ पर रैंडम नहीं होगा, फिर वहाँ पर पर्पजीव होगा। आप मान लो आपको 8 ग्लेशियर्स हैं कश्मीर के जिनको स्टडी किया जाता है, 8 में से आप पिक करोगे 2 या 1 ही जो आपका पर्टिकुलर टारगेट होगा, तो आप उसी टारगेटेड उस पे जाओगे। पर्पस यहाँ का पर्पस वही होगा, आप ग्लेशियर को उधर इधर नहीं ढूंढोगे, आप उसी पर्पस के लिए जाओगे, वही जाओगे। आप बायस उस टाइम होंगे थोड़ा। ठीक है। आपको क्वेश्चन था कुछ और? नहीं सर, बस यही रिमोट सेंसिंग में ऐसा होता है ना, जैसे हमारे पास कोई स्पीसीज है, उसका हमारे पास पहले से ही पता होगा कि ये इस टेम्परेचर में, इस एल्टीट्यूड पे और इस सॉइल में ये ग्रो होता है। तो हमारे पास इमेज होती है, हमें पूरे कश्मीर का DEM बोलते हैं उसको, डिजिटल एलिवेशन मॉडल, वो पूरे कश्मीर का अवेलेबल, वो हर जगह का अवेलेबल है, तो डैम जिसको बोलते हैं। तो हम डायरेक्टली वही जाते हैं, उसको प्लॉट करते हैं इमेज में कहाँ ये पड़ेगा और डायरेक्टली वो होता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस वो ठीक ही रहता है। लेकिन उसके लिए फिर आपको फंडिंग आती चाहिए और एक्सपर्टाइज चाहिए, उसको मैं यहाँ टाइप नहीं कर रहा हूँ। अब है जो पर्टिकुलर फीचर्स हम बायोडाइवर्सिटी में किसी भी स्पीशीज से रिलेटेड देखते हैं। पहला है डेंसिटी। डेंसिटी होता है नंबर पर यूनिट एरिया। तो वो एरिया आपका छोटा हो सकता है, 1 by 1 का ही प्लॉट होगा, और उसी को आप एक्सप्लॉइट करके पूरा कश्मीर का निकाल सकते हैं, जो उसके रीजन्स होंगे। ठीक है। दूसरा है बेसल एरिया। बेसल एरिया फॉर एग्जांपल मान लो अगर आप बाहर से जंगल देखोगे ना, तो आपको लगेगा पूरा कवर्ड है ये, लेकिन वो एक्चुअल में उस ट्री ने कितना एरिया लिया होता है उसको बोलते हैं बेसल एरिया, जो उसके ट्रंक ने लिया होता है। समझ आएगा? एक्चुअल जो ग्राउंड एरिया किसी ट्री ने लिया होता है वो उसका ट्रंक होता है, लेकिन आपको बाहर से दिखेगा पूरा कवर है, लेकिन पूरा नहीं होता, वो होता है उतना ही जितना ट्रंक, उसको बोलते हैं बेसल एरिया। तीसरा है फ्रीक्वेंसी। अगर मैं कहीं जा रहा हूं किसी भी जंगल में, तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है, मैं इस स्पीसीज को देखूं, या मैंने अगर 10 कोऑर्डिनेट डाले हैं, 10 में मुझे ये मिली 3 में, तो इसका मतलब मेरी जो फ्रीक्वेंसी इस स्पीसीज की वो 30% ही है। 30% चांसेस है मेरे को ये दिख जाएगी। तो इन्हीं चीजों को हम फिर रिलेटिव, जैसे डेंसिटी हम एक स्पीसीज की देख सकते हैं, मान लो 500, दूसरे की है 1000, और फिर हम आपस में इनको रिलेटिव देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि टोटल में इसका कितना पोर्शन है और ए स्पीसीज का कितना है और बी स्पीसीज का कितना है। और इन्हीं सब को जब हम रिलेटिव में पढ़ते हैं तो लास्ट में हम टोटल निकाल सकते हैं किसी भी एरिया का इंपॉर्टेंट वैल्यू इंडेक्स बोलते हैं उसको, IVI। तो उससे पता चलता है हमें कि यहाँ की कौन सी स्पीसीज डोमिनेंस है और कितनी डोमिनेंस है। और ऑन द बेसिस ऑफ जो ये डोमिनेंस है, हम डिफरेंट डाइवर्सिटी इंडेक्स निकाल सकते हैं। जैसे पहला ही है सिमिलैरिटी इंडेक्स। मान लो एक एरिया पहलगाम का है, एक एरिया गुलमर्ग का है, हम दोनों जगह देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं दोनों जगह स्पीसीज कितनी सिमिलर है। ऑन दैट बेस के हम बोल सकते हैं कि इनकी सिमिलैरिटी ये इतनी % है, और उससे हम बोल सकते हैं जो आप बोल रहे हैं ना सक्सेशन कितना टाइम लगता है, ये सक्सेशनल स्टेज सेम है कि डिफरेंट है। अगर ये सिमिलैरिटी इंडेक्स 50% से अबव है, मोस्टली होता है हमारे लिए, तो उसका मतलब है इसका स्टेज सेम है। और अगर 50% से ज्यादा उधर इधर है तो वो बोल सकते हैं डिफरेंट स्टेज है। ऐसे ही शैनन वीवर डाइवर्सिटी इंडेक्स, ये सिंपल एक इंडेक्स है, आप ये 0 to 4 यूजुअली रेंज करता है, और यहाँ की कोई फॉरेस्ट देखो आप तो वो 1 के आसपास होता है। तो आप जब 1 बोलोगे तो आपको समझ आना चाहिए इतनी स्पीसीज लगभग यहाँ पर है। और इवननेस, जब आपने कोई भी किसी भी जगह की डाइवर्सिटी देखी कि वहां स्पीसीज की इवननेस कितनी है डिस्ट्रीब्यूशन में और डोमिनेंस में, तो ऐसी है डिफरेंट डोमिनेंस की कंसंट्रेशन ऑफ डोमिनेंस किस स्पीसीज का कितना है, और काफी चीजें हम निकाल सकते हैं आगे फिर इन चीजों पे। थैंक यू।